हेलो पीके ब्रो, कैसे हो आप? मैं ओमकार नाथ, दिल्ली मुखर्जी नगर से एक शिक्षक। भाई पूरे देश में आपके चुनाव की चर्चा है या चुनाव में भागीदारी की चर्चा है। ये पहली बार हो रहा है कि एक अत्यंत पिछड़े प्रदेश का चुनाव हो रहा है और उसमें चर्चा का विषय एक व्यक्ति विशेष है। आप जैसे धमाल मचाए हुए हैं ना, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब लोग तैयार बाना। और जिस तरह प्रत्याशियों की आप कुंडली निकाल रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में हलचल मची हुई है। बिहार में प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार तो बिहार छोड़िए, पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टियों की नजर आपके ऊपर है। कमाल तो कर ही रहे हैं आप, तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अभी बहुत दिनों से मैं आपको देख रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। एक बिहार के नागरिक होने के नाते और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने के अतिरिक्त मैं एक शिक्षक भी हूं। अभी क्लास में जा रहा था तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर बिहार के इलेक्शन के बारे में कुछ बताइए, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बताइए, पीके के बारे में बताइए, या एसआईआर के बारे में बताइए। बहुत सारे प्रश्न बच्चे पूछते रहते हैं, मैं तो उनका उत्तर देते रहता हूं। बट आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप इस प्रश्नों का उत्तर देंगे क्रमबद्ध रूप में। तो इजाजत है पीके ब्रो। थैंक यू पीके ब्रो। मेरा पहला सवाल है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी की बात करें तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की आइडियोलॉजी है सामाजिक न्याय, उसी तरह नीतीश बाबू की आइडियोलॉजी है सुशासन, रामविलास पासवान जी के पार्टी की आइडियोलॉजी है दलित अस्मिता, और बाकी सारे जो छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं वो भी उन जाति आधारित राजनीति की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? क्या यह बीजेपी के कल्चरलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, या सेकुलरिज्म से है, या फिर सामाजिक न्याय से है, या दलित अस्मिता से है? तो आप इन सारे पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? और आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आपने थोड़ा सा बताया भी था कि भाई कांग्रेस के करीब या सेकुलरिज्म के करीब है, लेकिन खुल के तो आपने नहीं बताया। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसकी चर्चा हमेशा जाति और राजनीति के चलते ही ज्यादा होती है। एक बार तो एक सीएम ने कहा भी था कि बिहार को विकास की जरूरत नहीं है, जाति की जरूरत है, या सम्मान की जरूरत है, या सामाजिक न्याय की जरूरत है। तो आज आप पूरे बिहार के चुनाव में जो धूम मचाए हुए हैं, तो जाति और राजनीति के संबंधों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके टिकट आवंटन में क्या कास्ट फैक्टर प्रभावी होगा, या ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी? आपके राजनीति में जातिगत समीकरणों को पर्दे के पीछे जो वोट बैंक बांधने की राजनीति होती है, प्रभावित करने की राजनीति होती है, वो गुणागणित प्रभावित होगी, या आप निष्पक्ष, पारदर्शी, ईमानदार प्रत्याशियों की चयन को प्राथमिकता देंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जाति और राजनीति के संबंधों के ऊपर आपकी राय क्या है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस बारे में क्या सोचती है? मेरा तीसरा सवाल है कि आपको वोट कटवा कहा जा रहा है कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी में डमी कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये आरोप सही है? मेरा चौथा या पांचवा जो भी एक सवाल है, आपकी छवि जो अभी तक सामने आई है वो यही दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप बिहार के राजनीति में एक नए अवसर की तलाश कर रहे हैं। एक नया अवसर वो जो पूर्ववर्ती सभी राजनीतिक दलों के खामियों को सामने रख करके नए सपने दिखा करके लोगों को ठगने की जमात में खड़ा है। कुछ लोग तो आपको बिहार का केजरीवाल भी कह रहे हैं। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप कैसे अवसरवादी नहीं हैं और कैसे आप बिहार के केजरीवाल सिद्ध नहीं होंगे? क्या इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट या एजेंडा है? एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, प्रत्याशियों के चयन में जातिगत गुणागणित, उनकी बाहुबली या उनके बाहुबल का प्रताप, धन बल, ये सारे फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए डिसाइड करते हैं। तो आप अपने प्रत्याशियों के चयन में कौन सी प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे? क्या आप जातिगत गुणागणित को छोड़ देंगे? क्या उसके बाहुबलीपन को छोड़ देंगे? क्या उसके धन बल को छोड़ देंगे? या फिर शुद्ध, सुरक्षित, योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे? तो प्रत्याशियों को चयन को लेकर के आपका एजेंडा क्या है पीके ब्रो? एक बात और जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है, दिल्ली के अशोका होटल से लेकर के कंट्री क्लब में ये चर्चा आई है कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ प्रत्याशियों को निपटाने के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं और आप एक सोची समझी रणनीति के तहत
सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर हमले कर रहा है। एक राष्ट्रीय दल के पगड़ी वाले नेता के विरुद्ध जो आपने कांड खोला है, उससे तो सियासी हलचल मची है। कहा जा रहा है कि ऊपर से इशारा मिला है। तो आप बताएंगे कि ये आरोप सही है कि सारे राजनीतिक दल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रसिद्ध नेताओं के ठिकाने लगाने में? बताइएगा। एक बात और कही जा रही है ब्रो कि ऊपर मोटा भाई से आपकी सेटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि आपने ही सेटिंग करा करके दक्षिण भारत में तमिलनाडु में द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक के विरुद्ध फिल्म अभिनेता विजय जोसेफ को खड़ा करवाने में पूरा सहयोग दिया है और उसके एवज में आपको फंडिंग में मिली है। हालांकि आपने फंडिंग के अमाउंट को तो सामने रख ही दिया है, लेकिन इस बात को आप थोड़ा क्लियर करेंगे कि ऊपर मोटा भाई गृह मंत्री जो हैं और द्रुमुक में विजय जोसेफ का कनेक्शन क्या है? बड़ी तेज से अफवाह फैली और ये दिल्ली के सारे 5 स्टार होटलों में इसकी चर्चा है और सारे बड़े बड़े लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ कनेक्शन है इसमें? कुछ बताएंगे? वैसे ब्रो आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं ना जिसका फोन पीएम भी उठाते हैं और हर राज्य के सीएम भी उठाते हैं। गजब की कनेक्टिविटी है। इन 10-15 सालों में जो आपने क्रेडिट कमाया है वो गजब का है। तो आप मुझे बताएंगे कि इस क्रेडिट के पीछे रणनीति क्या रही है? क्या बिहार को इससे फायदा होगा? उल्टा आपको कहीं ब्रोकर, कहीं दलाल, कहीं अमर सिंह पार्ट 2.0 के नाम से पुकारा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि इसमें कुछ सच्चाई है या महज ये कोरी अफवाह है? कुछ तो ये भी कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं डीप स्टेट के एक उपकरण सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि बिहार जैसे राज्यों में डीप स्टेट के उपकरण कोई उतनी प्रभावी भूमिका फिलहाल तो सामने नहीं हो रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर या फिर बड़े बड़े संस्थान जिस तरह केजरीवाल या सोनू सूद को खड़ा करते हैं, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है। वैसे आपकी धूम अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है और आप इतने पढ़े लिखे भी हैं, तो कुछ बताएंगे कि ये डीप स्टेट वाले पीछे से आपसे कुछ सौदे वौदे किए हैं, कुछ माल वाल खर्चा किए हैं कि नहीं? मीडिया में तो मैं देख रहा हूं कि आपकी छवि बड़ी उज्जवल नेताओं के रूप में प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन बिहार के मतदाता उतने हाई फाई न्यूज को समझ पाने में पता नहीं उतने सक्षम है कि नहीं, लेकिन दिल्ली में तो ये दिख रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि डीप स्टेट वालों ने आपसे कुछ बातचीत की है कि नहीं? अब ब्रो थोड़ा सा बिहार के बारे में बात करिए। 15 साल से ऊपर हो चुका है नीतीश बाबू के शासन का। नीतीश बाबू की 7 निश्चय योजना मैं पिछले इतने सालों से क्लास में पढ़ा रहा हूं। आप बताएंगे कि नीतीश बाबू के इन सालों की जो भी उपलब्धियां हुई हैं वो सही है या गलत? पूर्ववर्ती जंगल राज के दौर में जो बिहार गुजरा और उससे नीतीश बाबू का शासन बेहतर था कई मायनों में। हालांकि आप इसके नकारते भी हैं और नकारेंगे तभी तो आप हाईलाइट होंगे। तो नीतीश बाबू के शासन की खामियां जो आप गिनाते रहते हैं, तो आप बताएंगे इन खामियों को दूर करने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? एक और बात बहुत आप विकास की करते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि बिहार के विकास का कोई क्या रोड मैप आपने बना रखा है? एक शिक्षक होने के नाते मैंने बिहार के ऊपर पुस्तक भी लिखी है और पूरे बिहार के दुर्दशा के ऊपर इतनी मोटी पुस्तक लिख करके उनके सारे कारणों को मैंने इसमें विश्लेषित किया है। 1850 से बिहार लेबर स्टेट या लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में रहा है। सारे उद्योग धंधे लगभग 1980 के दशक में बंद हो चुके हैं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है। एक 40% एरिया बाढ़ में और 41% एरिया सूखा में, और साल के 8 महीने ही होते हैं बिहार में। तो आप मुझे बताइए कि जो आप ये बार बार बिहार के विकास की बात करते हैं, इसके लिए कौन सा रोड मैप है आपके पास? किस प्रकार के उद्योग लगाएंगे? आज 3 ही तरह के उद्योग लगाए जा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का हो या फिर फूड प्रोसेसिंग या एग्रो बिजनेस वाला। तो आप बताइए कि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड में जहां भारत के सभी राज्यों के उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, तो आप कौन सा कल कारखाना लगाएंगे? ये तो सरकारों की मजबूरियां हो चुकी हैं कि कोई फैक्ट्री लग ही नहीं सकती है मैन्युफैक्चरिंग में। जब भी लगेगी तो सर्विस सेक्टर में या छोटे बड़े अन्य, और अगर लगनी रहती तो पिछले 15-20 सालों में नीतीश बाबू जरूर लगाते। तो आप मुझे बताइए कि बिहार के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए रोड मैप क्या है आपके पास? बिहार के सूखे को कैसे कंट्रोल करेंगे? बिहार में औद्योगिक विकास कैसे करेंगे? बिहार के लोगों का पलायन कैसे रोकेंगे? और सबसे बड़ी बात, बिहार के बंद पड़े उद्योगों को जो बार बार आप खुलवाने की बात करते हैं, वो संभव नहीं है पीके ब्रो खुलवाना। तो आप ये बताइए कि बिहार के विकास
के लिए आपके पास कौन सा मॉडल है? क्या आपने कोई विशेषज्ञों की टीम बनाई है? क्या आपने हमारे जैसे एक अनजान व्यक्ति जो बिहार के विकास की तड़प रखते हैं या बाढ़ को नियंत्रण करने की चाह रखते हैं, उस तरह का कोई एजेंडा आपने बनाया है? तभी तो बात होगी कि सचमुच आप बिहार के परिवर्तनों के बारे में सोच रहे हैं या फिर उम्मीद का एक नया दिया जला रहे हैं। एक बात और, बिहार उन राज्यों में से है जहां पे जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावी है। कहीं भी चले जाइए, जाति का एक अदृश्य दीवार आपके सामने खड़ा रहता है। बाबू साहब हैं, राय साहब हैं, बाबा जी हैं, या फिर लाला जी हैं, या यादव जी हैं, या कुर्मी साहब हैं, या कुशवाहा साहब हैं। सबसे ज्यादा जो दुविधा होती है बिहार के लोगों को, ये एक अदृश्य दीवार का गठजोड़ रहता है। तो बिहार के जातिगत संरचना को तोड़ने के लिए या ध्वस्त करने के लिए जो अभियान जेपी आंदोलन से चला, वो आज भी कहीं ना कहीं उसकी गुंजाइश रहती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बिहार के जातिगत वर्चस्व वाली संरचना को तोड़ने का एजेंडा कुछ है आपके पास, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? अब एक चीज और बात करते हैं। बात होती है भूमि सुधारों की। किसके पास कितनी जमीनें हैं और किस जाति के पास कितनी जमीनें हैं, ये बात आ गई है। भूमि सुधार के ऊपर दर्जनों कमेटियां बनी, बंदोपाध्याय कमेटी लास्ट तक जो बनी है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के भूमि सुधार संबंधी गतिविधियों के लिए आपके पास कुछ रोड मैप है? एक बात और होती है, बिहार एजुकेशन में जरूर पिछड़ा हुआ है, लेकिन पूरे बिहारी एजुकेशन में टॉप पर है। खैर, ये भी मैं सुन ही रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कहीं लगता नहीं है। बिहार के लोग वही सफल होते हैं जो बिहार छोड़ चुके हैं। उनमें से एक अभागा मैं भी हूँ, तो पिछले 3 दशकों से बिहार अपनी मात्र भूमि तो मेरी यही है, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में रहा हूँ। बिहार के एजुकेशन मॉडल में अगर रिफॉर्म करना हो तो क्या इसका रोड मैप है? मैंने तो रोड मैप यहाँ बना करके रख दिया है। आपके पास कुछ है? एक बात और पीके ब्रो, बिहार राज्य की 90% जनसंख्या कृषक या कृषक मजदूर या छोटे किसान या रोज कमाने खाने वाले लोग में, और पलायन उनकी मजबूरी है। 1850 से ये फिजी, सुरीनाम, गुयाना जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं। आप जो ये बार बार कहते हैं ना कि पलायन रुकेगा रुकेगा रुकेगा, कैसे रोकेंगे आप? पलायन सिर्फ रोजगार के लिए नहीं होता ब्रो, पलायन सामाजिक सम्मान और सम्मान से जीने के लिए भी होता है। गांव में रह करके 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी शहरों में रहने की चाह रहा है, क्योंकि वो गांव के जकड़न से दूर जाना चाहता है। तो आप बताएंगे कैसे भरोसा लोगों का जीतेंगे जिससे पलायन रुके? और 1850 से जो बिहार के माथे के ऊपर एक लेबर सप्लायर स्टेट का जो एक लेबल लगा है, उसको रोकेंगे? वैसे ब्रो, आप ईमानदार, कर्मठ और संघर्षशील प्रत्याशियों को चुनेंगे। मैं भी इसमें एक दावेदार हूं। कभी आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो अपने एक ब्लैक टिकट वाले जो भैया नेता हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और कहा था, तुम में वो दम है जो तुम शिक्षा में सुधार कर सकते हो। बाद में टोपी पहना के चले गए ब्लैकिया नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अपने पार्टी का एजेंडा क्या है उम्मीदवारों के चयन में? हालांकि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के नेता डरे हुए हैं कि कहां से कौन से प्रत्याशियों को घोषित किया जाए और आप उसकी कुंडली निकाल के बैठे हुए हैं। एक हल्ला तो ये भी है कि आप बिहार के एक एक गांव में अपने उम्मीदवार तो छोड़िए, जासूस छोड़ रखे हैं कि कल को जो पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट अनाउंस करेगी उसका जिन आप निकाल फेंकेंगे। ये आरोप सही है? चलिए, 1 2 3 और सवाल हैं। समान नागरिक संहिता क्या बिहार में लागू होनी चाहिए या नहीं? बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ के ऊपर आपके क्या विचार हैं? ठीक उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर के भी गतिरोध के दौर जारी देखा जाता है। आप क्या सोचते हैं? कल को आप बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, ऐसे दर्जनों नाम हैं, तो आपका उसके ऊपर क्या एजेंडा है? क्या एक हत्यारे और लुटेरे के नाम पर शहर रहना आवश्यक है? क्या उसका नाम नालंदा नहीं होना चाहिए या बख्तियारपुर? क्या आप मिलीजुली संस्कृति के एजेंडे में भरोसा रखते हैं जिसकी आज वाट लग चुकी है? बहुत सारे प्रश्न हैं पीके ब्रो जो पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपके एजेंडे को हम भांप सकते हैं कि आप बिहार में परिवर्तन लाने की चाह बनाए हैं या फिर राजनीतिक दलों के कमियों को दिखा करके अवसर का लाभ उठा रहे हैं। आप वोट कटवा हैं या आप असंतुष्टों के जमातों को एकत्र करके राजनीतिक
रोटी सेकने वाला एक नया महारथी, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार आपने बिहार के रहने वाले लोगों को एक उम्मीद की ललक जगाई है और जिस तरह आप बोलते हैं, हमारी पूरी इच्छा है कि आप बिहार के सीएम बने। कुछ तो परिवर्तन होगा। आखिर कब तक सामाजिक न्याय या सुशासन या दलित अस्मिता के त्रिचक्र में उलझा रहेगा? नए लोग आएंगे, कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होगा। लेकिन मेरी मंशा अभी भी है कि कहीं आप बिहार के नए केजरीवाल तो न सिद्ध हो जाए, कहीं आप महाठग न बन जाए। मुझे आज भी याद है, जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, कभी किसी ने नारा लगाया, राजा नहीं फकीर है, हिंदुस्तान की नई तकदीर है। मैं वो फोर्स मामले के सभी दोषियों को जेल पहुंचाऊंगा, डायरी रखे रहते थे। लेकिन जब पीएम बने तो क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। कभी उसी तरह दिल्ली में भी भ्रष्टाचार, जेल भेजो का आंदोलन कितना जबरदस्त हुआ। बाकी लोकपाल क्या हुआ और क्या निकला, दिल्ली का महाठग कैसा निकला, बताने की जरूरत नहीं है। आशंकाएं तो होनी चाहिए ब्रो, और आशंका जरूरी भी है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही बिहार के नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाए रखें, और अभी इन सारे मुद्दों के ऊपर क्रमशः आपकी विचारधारा जिस दिन सामने आएगी, उस दिन पता लगेगा कि आप सच में बिहार के भाग्य को बदलने वाले एक परिवर्तनकारी नेताओं की श्रेणी में खड़े हैं, या फिर राजनीतिक दलों के अवसरवादिता का लाभ उठाने वाला एक ठग के रूप में हमारे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। थैंक्स पीके ब्रो।